फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमाना, न समझोगे तो मिट जाओगे। ए जगाधरी वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। 2024 में पहले लोकसभा चुनाव है और फिर उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सियासत गर्माती जा रही है और जो नेता हैं उनकी जुबानी तीर भी चलते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा मौजूद, उनसे बात करेंगे। शर्मा जी, पहले लोकसभा चुनाव है 2024 में और फिर विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? देखिए, एक लंबे समय से, जब से श्री राहुल गांधी जी की पिछले वर्ष हाथ ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, एक नई क्रांति का संचार समस्त देश में और विशेषकर हरियाणा में उनकी इस यात्रा से हमारे कार्यकर्ताओं में हुआ। उनको नई ऊर्जा मिली, नई प्रेरणा मिली। मैं आपके प्रश्न में छुपा हुआ एक प्रश्न देखता हूं कि अभी तक संगठन का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन संगठन के निर्माण न होने के बावजूद कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं, चाहे वो विपक्ष आपके समक्ष, जैसे हम 9 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज कर सके हैं। दूसरा, हम शुरू कर रहे हैं प्रत्येक चुनावी क्षेत्र में जो एमएलए का विधायक है, 1 तारीख से रादौर से शुरू कर। हाथ से हाथ जोड़ो का एक संदेश राहुल गांधी जी अपनी अंतिम जब उनका दिन था हरियाणा की यात्रा का, उन्होंने सभी नेताओं को कहा था कि अब आप इस कार्यक्रम को आगे भारत जोड़ो से हाथ जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत आपको पता है, मैंने समस्त हलके के हर गांव में गया। इसी प्रकार से जो हमारे समकक्ष या नेता हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम को लेकर लोगों के बीच में गए हैं। ये ठीक है, संगठन नहीं है जमीनी रूप में। संगठन हमारा नहीं था जब भी हम 31 सीट ले गए थे। 1977 में इमरजेंसी में के बाद जनता पार्टी का कोई संगठन नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी। अचानक भानुमति का कुनबा बना और कांग्रेस हारी। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता का संगठन खड़ा है और वो संगठन विकल्प के रूप में केवल मात्र कांग्रेस को देखता है। आप पार्टी का कोई राजनीतिक अस्तित्व हरियाणा में न बना है, न बनेगा। आपको पता है, जजपा जो कि एंटी बीजेपी स्टैंड के ऊपर सत्ता में आई थी, वो सत्ता के लालच में उनकी गोद में बैठ गई। समझौता हो गया। लोकतंत्र गणित का खेल है, वो इकट्ठे हो गए। उनके इकट्ठा होने से हरियाणा के किसान को फायदा होता, हरियाणा के नौजवान व्यापारी, एक स्टेबल गवर्नमेंट आ रही है, चलो को फायदा होना चाहिए। लेकिन गठबंधन की सरकार ने जनता के, समाज के हर एक वर्ग को, संभाग को निराश किया है। बड़ी आशाएं थी। लोग जब सरकार बनाते हैं, उनके मन में बड़े ख्यालात होते हैं, इच्छाएं होती हैं, भविष्य की सोच होती है। लेकिन ये लोग 9 साल से आज सरकार में। अगर हमारी तैयारी की बात करें तो बीजेपी एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन, आपने उस पन्ना प्रमुख सम्मेलन का हाल देखा था गन्नौर में? किस तरह मंडी में कुर्सियां खाली पड़ी थी और यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, कुछ मंच से उतर के कह रहे थे जाओ मत, जाओ मत। लोग रुके नहीं। उनका कोई आकर्षण नहीं बचा है बीजेपी के प्रति, और वो विकल्प के रूप में कांग्रेस के प्रति एक सजग भूमिका को देख रहे हैं। पन्ना प्रमुख एक होक्स है। कोई मान लिया पन्ना प्रमुख है भी, तो पन्ना प्रमुख वोट डलवा देगा क्या सबकी? पन्ना प्रमुख आपको हम बना देते हैं 100 पन्नों का प्रमुख, आप सबकी वोट डलवा देंगे? लोग अपनी मर्जी से वोट डालते हैं। और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी से निरंतर बढ़ती हुई निराशा से कांग्रेस विकल्प के रूप में उभर कर आने वाली सत्ता
की ओर इशारा कर रही है हरियाणा की जनता कि कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नेतृत्व होगा। अब हमारी जो तैयारियां हैं, जिसे अगर मेरे से कोई पूछे तो हम व्यक्तिगत रूप में हर गांव में हर वर्ग से अपना संपर्क शुरू करते हैं। इसी प्रकार से कई क्षेत्र में एक से ज्यादा भी कैंडिडेट्स हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी अभी बेशक ना बने हो, लेकिन अपने अपने स्तर पर सभी, तो कांग्रेस एक एक्टिव ऑपोजिशन का रोल कर रही है। जहां तक ये इंडियन नेशनल लोकदल है, इसका राजनीतिक अस्तित्व जनता नकार चुकी है। अभय चौटाला जी ने एक यात्रा की थी, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। परिवर्तन। परिवर्तन यात्रा में ना वो खुद परिवर्तित हुए, ना कोई लोगों का मन परिवर्तन हुआ। एक छोटी सी रैली करके दो चार बुजुर्गों को बुला के उन्होंने अपना काम चला लिया। और कमाल की बात यह है, जजपा चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाने के लिए राजस्थान पहुंच गई। क्यों पहुंची थी? इसलिए पहुंची थी कि हरियाणा में उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने सोचा यहां खाली कुर्सियों से तुम्हारी भद पिटेगी, इससे अच्छा राजस्थान में ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो इसलिए वहां वो करी। आज वहां भी अपने बीजेपी को ब्लैकमेल करने के लिए, या बीजेपी की इस स्ट्रेटजी पर कि किसान वर्ग के वोटों को बांटने की स्ट्रेटजी के रूप में वहां वो लोग राजस्थान में एक्टिव हैं। पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहेगा तो कांग्रेस भारी बहुमत से आगे जाएगी। शर्मा जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी बयान दिया था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही एक उप मुख्यमंत्री जो ब्राह्मण समाज से बनाएंगे और एक बीसी समाज से, मतलब 4 अलग-अलग डिप्टी सीएम बनाएंगे। इस पर आप ही की पार्टी के नेताओं ने भी विरोध किया कि ये फैसला सिर्फ हाईकमान कर सकती है। और इसके साथ-साथ जो भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत से लोकसभा जो एमपी हैं, उन्होंने भी बयान दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस ब्राह्मण समाज से सीएम क्यों नहीं बनाती, डिप्टी सीएम ही क्यों बनाने जा रही है? तीन बातें आपने कही। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐलान, ये 2018 में 19 में हुँ। 18 अगस्त को उन्होंने रोहतक से भी किया था। अब एक विशाल रैली, महत्व देने का प्रश्न है। कहने को तो माननीय सांसद की जो बात आप कर रहे हैं, रमेश जी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत समझदार सूझवान मौसम वैज्ञानिक हैं। तो उनसे पूछिए कि रामविलास शर्मा जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने की बात भाजपा ने कहकर वोट लिए थे कि नहीं लिए थे, और कुंडली में बैठा दिए खट्टर जी, रामविलास जी के भी बैठ गए। तो ब्राह्मणों को बीजेपी ने ठगा। हमारी सरकार आएगी, ठगा ठगाई नहीं होगी, उचित प्रतिनिधित्व जैसा कहा गया है। और सिर्फ ब्राह्मण क्या, जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हमारे ओबीसी के लोग हैं, हमारे और सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको भी उप मुख्यमंत्री। वैसे संविधान में वी कैन हैव 14 मिनिस्टर्स, सभी मिनिस्टर्स ही होते हैं। चीफ मिनिस्टर इज फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स। तो सभी बराबर हैं। और ये मांग ब्राह्मण क्षेत्रों से भी उठी थी कि भी हमें उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए। और जब राहुल गांधी जी ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई थी हरियाणा के प्रमुख नेताओं, वहां मैंने बात की थी कि ब्राह्मण सदैव कांग्रेस के साथ रहे हैं, अगर दूर हुए हैं तो उनको नजदीक लाया जा सकता है, और नजदीक आने के लिए तैयार भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको निराश किया है। कहने को तो सांसद हैं, कई सांसद हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर से बनती है क्या उनकी? वो कमाल की बात तो ये है कि बीजेपी के सांसद तो ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर हमारी मानता नहीं है। जो कांग्रेस बीजेपी के ब्राह्मण सांसद हैं, जी। वो चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर हमारी मानता नहीं है, इसलिए हमारी चलती नहीं है। हमारी सरकार में जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, डेवलपमेंट में कितना एक उछाल आया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर वांटेड टू गिव इंपॉर्टेंस। इनको इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलती है। एक सांसद को तो मुख्यमंत्री के मंच पे कुर्सी नहीं दी, वो प्रेस दीर्घा में जाकर बैठ गए। तो ब्राह्मणों का अपमान किया है, ब्राह्मणों को कुछ दिया नहीं, उनके राजनीतिक स्वामित्व को
भाई रामविलास जी को दिखाकर लूट लिया है बीजेपी ने, इसलिए बीजेपी इस प्रश्न को ना उठाए कृपा। शर्मा जी, दीपेंद्र हुड्डा ने अभी बयान दिया है कि चुनाव के समय ही भाजपा को ईडी याद आती है, ईडी के द्वारा छापेमारी की जाती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो गठबंधन सरकार में सहयोगी है, सरकार में है जेजेपी, उनका चुनाव चिन्ह चाबी, वो भी कहीं खो गई और जनता ने उसे गुम कर दिया है। देखिए, तीन बात है। भारतीय जनता पार्टी की पवित्र गंगा बह रही है, हर की पौड़ी हरियाणा में है, देश में है, हरिद्वार में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास भ्रष्ट से भ्रष्ट, बलात्कारी से बलात्कारी, कत्ल कत्ल, ये अनेकों मिसाल है। वो जब भारतीय जनता पार्टी की पवित्र गंगा में स्नान करके कमल के फूल को धारण कर लेता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर 2,400 500 कितने करोड़ का मामला चल रहा था, बेचारे ने बीजेपी के चरणों में पड़ के तो अपनी जान छुटाई। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने क्रॉस ओवर किया है। दूसरी बात, ईडी इज द इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी। सीबीआई एंड ईडी ये भारतीय जनता पार्टी के, जैसे किसान प्रकोष्ठ है, भारतीय जनता है, महिला प्रकोष्ठ, ये दो प्रकोष्ठ ऐड और कर लीजिए आप। शायद दीपेंद्र जी ने ये नहीं कहा हो कि दो प्रकोष्ठ हैं ये। राजस्थान का चुनाव आता है तो गहलोत जी के मुख्य, हमारे पड़ोस के हल्के में धर्म सिंह छोकर को दबाव बनाने के लिए झूठे मुकदमे उनके खिलाफ कर रहे हैं, उनको दबाव दे रहे हैं टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम कोर्ट, और कोर्ट ने उनको प्रोटेक्ट किया। बहुत लोगों में रोष है, चुने हुए विधायक को इस तरीके से आप तंग कर। इसी प्रकार से इलेक्शन, ये जो ईडी है, ये अनेकों नेताओं पर झूठे मुकदमे बना रही है, दबाव बना रही है, दबाव की राजनीति हो रही है। बंगाल में ममता जी, बिहार में लालू जी, यूपी में कोई और, कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो ये जो दो बाज हैं बीजेपी के, ये झपटते हैं, एक ईडी एक सी। तो ये ठीक कहा है, लेकिन ये बड़ी से बड़ी जालिम सरकारें जब लोकतंत्र की आंधियां चला करती, जन जब जन समर्थन आसमान को छूने लगता है, तो इस प्रकार के ईडी और पीडी और सीबीआई, ये जो बीजेपी के तोते हैं, उड़ जाएंगे, कुछ नहीं मिलना। शर्मा जी, उन्होंने बयान दिया है कि जेजेपी की जो चुनाव चिन्ह चाबी वो कहीं गुम हो गई और 2024 में बिल्कुल ही पूरी तरह से साफ हाँ, हो वो जाएंगी। चाबी तो ढूंढ रहे हैं राजस्थान में, यहाँ की गुम हो गई है। दीपेंद्र जी को आप समझा देना, ये ठीक कह रहे हैं वो, कि हरियाणा की जो चाबी थी वो खो गई है, या तो उस चाबी को राजस्थान में लगाने की कोशिश कर रहे हैं या वहां ढूंढ रहे हैं कि कहीं वहां तो नहीं गिर गई। ये तो इन लोगों का पुराना चलन है, ये एक जगह से दोबारा चुनाव थोड़ी लड़ते हैं। अगली बार वो चाणा से थोड़ी लड़ेंगे दुष्यंत चौटाला। अगली बार नैना जी पिछली बार डबवाली से लड़ी थी, इस बार हमारी छोटी बहन है यहाँ से बाडरा से लड़ी है, अगली बार कुछ और चुन लेंगे। ये तो परिंदे हैं, कभी मस्जिद पे बैठ जाते हैं, कभी मंदिर पे बैठ जाते हैं। कहा है ना शायर ने, परिंदों का भी कोई मजहब नहीं होता, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। तो ये जज्बा जो है, देखिए चौधरी देवीलाल ने, बड़े नेता थे, देश के सबसे रिस्पेक्टेड नेताओं के नाम लिए जाएं तो देवीलाल जी उनमें से एक हैं। सरकारें बनाई भी, हालांकि गिराई ज्यादा थी, लेकिन बड़े आदमी थे, किसान हितैषी थे, किसान उनको देवता मानते थे। उनकी संतान किसान हितों से समझौता कर दे, किसान मर जाएं, बॉर्डर पर बैठे रहे, उनको देखने भी ना जाए, तो ऐसा लगता है जिसका सगे भाई को चोट लगी रही हो, हाथ पैर टूट गए हो, तो सगा भाई अस्पताल में भी ना मिलने जाए, कितने दुख की बात। किसान को मारा गया, पीटा गया, खट्टर सरकार लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, कील गाड़ दी गई, लेकिन सत्ता के लालची चुप बैठे रहे। इस चुप रहने की कीमत अदा करनी पड़ेगी। चाबी गुम ही नहीं हो गई है, चाबी आपको भी मिलेगी। शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर जो इनके नेता हैं जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रही हैं और अपने 9 साल का कार्यकाल और अपने कार्य गिना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे?
9 साल में, साढ़े 9 साल तो पूरे हो गए। आश्चर्य की बात है कि 9 साल के जश्न मनाए जा रहे हैं। शर्मा जी, आपने कहा आश्चर्य की बात है, ये 9 साल पूरे होने पर आश्चर्य क्यों? आश्चर्य इसलिए है कि जश्न मनाने वाली कोई बात नहीं है और जश्न मनाया जा रहा है। ये अंधेर है कि अंधेरा है, चिराग जल रहे हैं और रोशनी नहीं होती। अरे तुम टॉल क्लेम्स कर रहे हो, कोई एक मेडिकल कॉलेज बना है, कोई एक यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई है 9 साल में, कोई एम्स आया है यहाँ पर, आधारशिला रख दी होगी प्रधानमंत्री ने, कहा था प्रधानमंत्री ने खुद संसद में बयान दिया था, आ गया। कोई यूनिवर्सिटीज को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स आई हो, कोई नई सड़कें बना दी, कोई मेट्रो 1 इंच बनी हो, तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में कोई एक पावर हाउस लगाया हो, कोई सेंटर ऑफ एक्सलेंस की यूनिवर्सिटी आई हो, जैसे निफ्ट आई थी, एनआईडी आया, आईआईएम आया, और हमारे राज्य में जो 34 यूनिवर्सिटीज बनी, सैनिक स्कूल आया, डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, ये बताएं कौन सी बनी? जश्न किस चीज का मना रहे हैं? जनता को बेवकूफ बनाने का जश्न मना रहे हैं। और आपने कहा रैलियों का दौर चल रहा है बीजेपी का। हाँ, बहुत चीखते हैं बीजेपी के लोग, आवाजें बुलंद, उनको आदत है। लेकिन इनकी चीख पुकार जो ये स्टेज से करते हैं भाषण के रूप में, वो खाली कुर्सियों को सुनाई देती, लोग तो नहीं बैठे होते। आते भी हैं लोग, बसों में भर लाते हैं, पुलिस है, बीडीओ दफ्तर है, पंचायत सेक्रेटरी है, सभी तो इनके वो कर रहे हैं काम, तो वो भर लाते हैं बसों को। अब जिनको, जो नहीं चाहते हैं बीजेपी का मुंह भी देखना, उनको तुम जबरदस्ती ले आओ, थोड़ी देर बाद उठ के भागते हैं, उठ के भागते हैं तो पीछे पीछे विधायक भागते हैं। तो इनका तो दिवाला निकला हुआ है। अब आप प्रश्न पूछेंगे जी, 9 साल बेमिसाल। बेमिसाल, ठीक है, खट्टर साहब को तो हम क्रेडिट देंगे कि खुद में तो अपने आप में एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, मैं उनको, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ना खर्ची ना पर्ची। भाई, 9 साल की सरकार है, ऐसा कोई खर्ची पर्ची वाला आदमी आना चाहिए था ना सामने, मैंने पैसे दे के नौकरी लगी। अरे 32 पेपर लीक हो चुके हैं, 28 कैंसिल हो चुके हैं, और चुनावी वर्ष में तुम नौकरियां निकाल रहे हो, वोटों के लिए, वोटों की फसल काटने के लिए निकाली ग्रुप सी डी, पहले क्यों नहीं निकाली थी? अभी हाल ही में सीईटी का एग्जाम हुआ है जो वो भी लीक हो गया है। हाँ, तो लीकेज हो रही है। पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, पेपर बिक रहे हैं, की बिक रही हैं, और ये करें ना पर्ची ना खर्ची। मुख्यमंत्री तो खुद कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है, बेरोजगारी खत्म की है और बिना खर्ची और पर्ची की नौकरी दी है चलो, युवा मैं तो को। राजनीतिक आदमी हूँ, मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक विरोधी भी हूँ, हालांकि व्यक्तिगत रूप में हम उनका सम्मान करते हैं। आप शहर में चले जाइए, दफ्तरों में चले जाइए, सामान्य लोगों से पूछिए, जिन्होंने घंटों लाइनों में खड़े होकर पी, फैमिली आईडी, पेंशन, प्रॉपर्टी आईडी, धक्के खाए हैं, जलालत महसूस की है, सहा है। इस प्रकार से भ्रष्टाचार दफ्तरों में हो रहा है, तो ऐसे प्रांत का मुख्यमंत्री जिसका ईमानदार हो, वहां भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? इतना गुनाह हो गया। रोज अनअप्रूव्ड कॉलोनीज की, कुछ लोग तो काम ही ये कर रहे हैं, बीजेपी का काम तो कॉलोनाइजर्स को फिट हो गया है। ये एक करनाल के सांसद को बनाया गया था संसद में बोलने के लिए, लेकिन वो बोलने की बजाय तोलने लग गए हैं। सभी कुछ तो उनके उनके पास तो 200 मीटर वाला फीता है, आप देते हैं, सब कुछ नाप देते हैं। और बीजेपी का मतलब क्या है? बीजेपी का मतलब है जितने ये प्रॉपर्टी वाले काम है,
खरीद फरोख्त ये करते हैं ये लोग, यही तो कर रहे हैं। आपने अप्रूव्ड कॉलोनीज बना दी, सुविधाएं कहाँ हैं? कॉलोनी अप्रूव कर दी, कॉलोनी क्योंकि इन्हीं के लोग काट रहे हैं, इसलिए उनको अप्रूव कर दो। जनता को सब पता है। अभी आप कहेंगे कि अमित शाह जी आ रहे हैं। 2 नवंबर को अमित शाह 9 साल पूरे होने पर करनाल में एक रैली करने जा रही हैं। ये वही अमित शाह है ना, गुजरात वाले, उन्हीं की बात कर रहे हैं जी, किसी देश और? के गृह मंत्री। है तो गुजरात के ना ये भी गंगा में नहाकर पवित्र हुए हैं और आ रहे हैं 9 तारीख को करनाल में 2 तारीख को, 2 को, 2 नवंबर। 2 नवंबर को करनाल में बहुत भय का माहौल है। मेरा ख्याल कई स्टेट्स की पुलिस बुलाई गई है, हरियाणा की तो कम पड़ गई है, लेकिन अगर मौसम खराब हो गया तो वो तो नहीं आएंगे। वहाना में आए थे क्या? मौसम विभाग ने कहा ना 2 तारीख को बारिश हो, जी। तो अमित शाह जी कह देंगे हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है दिल्ली से, क्यों? लोग तो आने नहीं। जब खाली कुर्सियां देखते हैं तो गृह मंत्री हैं, उनका सीआईडी विभाग उनको सूचना देता है यहाँ तो 200 आदमी बैठे हैं। तो इतने बड़े नेता और आदमी 250, तो वो फिर हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं। 2 तारीख का इंतजार करिए, शायद खाली कुर्सियां देख के एक बार फिर ये संदेश आ जाए कि अमित शाह जी को जुकाम हो गया है, नहीं आ पाएंगे। कोई आकर्षण नहीं है किसी के लिए, ज्यादा सरदार पटेल बनने की जरूरत नहीं है। सरदार पटेल का एक चरित्र था, देश को एक सूत्र में बांधने की उनका इतिहास था, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी। पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे वो, उनके भाई भी बैरिस्टर थे, कानून को जानते थे। ये कौन सी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं? नाम बताएं। प्रधानमंत्री की यूनिवर्सिटी का नहीं पता लग रहा, ना डिग्री का पता लग रहा, देखिए किसी ने। अब ये ज्यादा बुलवाओगे तो ये ईडी सीबीआई मेरे पास आ जाएगी। मिलना कुछ नहीं है उनको, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, ना मैं डरता किसी से। शर्मा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष को बदला है। पहले ओम प्रकाश धनखड़ थे, अब जो कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी को बनाया है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। धनखड़ जी बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे और नदी के बीच में नाव बदलने में एक्सीडेंट हो जाता है। सैनी जी हैं, 4th स्टेज का कैंसर है बीजेपी को। सैनी जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं, उनको बहुत बड़ा पद मिला है, सांसद, सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन बीजेपी तो एक मरीज है 4th स्टेज के कैंसर, इसका इलाज कैसे करेंगे? लॉकडाउन जवाब दे रखा है। तो सैनी जी आए, बहुत स्वागत की बात है, अच्छे आदमी हैं, खट्टर साहब की मन पसंद है। तो लेकिन उनके आ जाने से चेहरे पर जो आ जाती है रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। शर्मा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में विकास किया है। पहले वो कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल में अपने 10 काम गिनवाए। कंवरपाल जी बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, जिस पद पर मैं रहा हूं उस पद पर वो भी रहे हैं, इसलिए हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को चुनौती भी दे रहे हैं। कभी यमुनानगर गए हो आप, जगाधरी? वहां जो यमुना का किनारा है ना, वहां कुछ और ही बात कर रहे हैं लोग। वहां वो
ट्रक व्रक हैं, रेत वेत के इधर उधर बजरी का बहुत कुछ हो रहा है, और शिक्षा मंत्री जी तो उसको रोकने में लगे हुए हैं, लेकिन रुक नहीं रहा है। क्या बात है? इलीगल माइनिंग शिक्षा मंत्री जी के इलाके में रुक क्यों नहीं रही है? क्या बात है? पहले तो हम ही प्रश्न पूछ रहे हो, तो हुड्डा जी से तो बाद में पूछ लेना। क्योंकि ये हरियाणा में अचानक लोगों का प्रताप इतना बढ़ जाता है, बड़ी बड़ी कोठियां आ जाती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, क्या हो रहा है? हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, क्योंकि स्पीकर भी रहे हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए बहुत कुछ जानते हुए भी हम कहते नहीं हैं कुछ भी। फिर आप कहते रहे ईडी सीबीआई सब कुछ घूमता है यहाँ। तो मेरी तो उनसे सलाह ये है कि थोड़ा जगाधरी पे ध्यान दें, इलेक्शन आने वाला है, तो फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे। जगाधरी वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्ताना। तो हमारे साथ थे हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जल्दी कांग्रेस का संगठन तैयार होगा और 2024 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनेगी। गन्नौर से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।